and Acts for Prelims 2022 and 2023 on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल के बारे में और इनलैंड वेसल बिल के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, हियर अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट Unacademy is conducting Champions Conclave for UPSC CSE aspirants from November 20th till November 22nd. In these 2 days conclave sessions will be conducted by toppers, educators and bureaucrats to give you expert guidance for your journey. So do not forget to enroll in the conclave today. देखिए, पहले बिल के बारे में बात करेंगे, वो है इनलैंड वेसल बिल 2021 के बारे में। Now the question comes that why this bill is in news। देखिए, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है इनलैंड वेसल्स बिल को 2021 को। इसकी वजह से जो ऑलमोस्ट 100 साल पुराना जो कानून है, 100 साल से भी ज़्यादा का जो कानून है पुराना, इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917, वो रिप्लेस हो जाएगा बाय दिस न्यू इनलैंड वेसल्स बिल। अब देखिए, जो इनलैंड वाटरवेज का जो पार्ट है, जिसमें जो देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी वाटरवेज आते हैं, उनमें ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सके, उसके लिए बिल लाया गया है। दिस बिल विल रेगुलेट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनलैंड वेसल्स। जितने भी वेसल्स वाटरवेज में, इनलैंड वाटरवेज में जो कि बाउंड्री के अंदर है देश के, वहाँ पर होते हैं, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन के लिए। बिकॉज ये प्रोसेस जो है, ये पहले बहुत ही मुश्किल और टीडियस प्रोसेस था एज पर द एक्ट ऑफ 1917। बिकॉज आप सपोज कीजिए, अगर बिहार से वेस्ट बंगाल की तरफ अगर एक वाटरवे चैनल है और उस वाटरवेज में इनलैंड वेसल अगर जा रहा है, इन दैट केस हर स्टेट के बिकॉज अलग अलग लॉ थे और वहाँ पर एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी थी। उसकी वजह से एक पॉइंट से, सपोज कीजिए बिहार से अगर दूसरे पॉइंट बी, फॉर एग्जांपल योर वेस्ट बंगाल, अगर पॉइंट ए से बी भेजना है किसी भी पर्टिकुलर वेसल को, इनलैंड वेसल को, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। पोर्ट्स और डॉकयार्ड पर इतने ज़्यादा दिनों के लिए जस्ट बिकॉज एनओसी चाहिए होता था, वेसल्स को रखा जाता था, और इस प्रोसेस की वजह से बहुत समय, बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट दोनों ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहे थे। अब इस नए बिल के आ जाने की वजह से इसमें काफ़ी ऐसे प्रावधान है जिसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अब रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब एंटर करते हैं तो जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पर आपको पेमेंट देनी होती है, कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर चेक होती है, और उसके बाद आपको ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है पीपीपी मॉडल के तहत। उसी सेम तरीके से इनलैंड वेसल में भी ऐसे ही होता था, इनलैंड वाटरवेज में भी, जहाँ पर वेसल की चेकिंग होती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती थी हर स्टेट में। इसमें समय लगता था, इसलिए अब ये बिल्कुल लाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एक फीचर ये भी है कि फीचर ऑफ द बिल इज़ द यूनिफाइड लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। अब ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेट के अलग अलग रूल्स लगेंगे इनलैंड वेसल के ऊपर। अब पूरे देश के लिए एक यूनिफाइड लॉ बन चुका है एज फार एज इनलैंड वाटरवेज इज कंसर्न। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड अंडर द प्रपोज्ड लॉ विल बी डीम्ड टू बी वैलिड इन ऑल स्टेट्स, नॉट जस्ट इन उत्तर प्रदेश और बिहार और तमिलनाडु और से वेस्ट बंगाल और सभी यूनियन टेरिटरीज में भी। इसलिए अलग अलग स्टेट की अलग अलग परमिशन सीख करना अब एक जो पार्ट था पहला, अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि जो व्यापार है उसे और अच्छे से बढ़ाया जा सके, ईजी हो। वहाँ हम देखते हैं एक बहुत प्रो कैपिटलिस्ट मूव है बाय द गवर्नमेंट, जो कि बहुत अच्छा है लोगों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी। द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स कि एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें जो भी इनलैंड वेसल है, जो भी शिप है या जो भी वेसल है, उसकी पूरी डिटेल्स रखी जाएंगी। वो वेसल का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ है, उस पर जो क्रू है उनको ट्रेनिंग का जो डेटाबेस है, उनको ट्रेन किस तरीके से किया गया है, कहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, किस चीज़ में ट्रेनिंग हुई है। क्रू ऑल्सो ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, वेसल कौन सा है, मैकेनाइज्ड है, नॉन मैकेनाइज्ड है, यानी कि क्या उसमें इंजन वाला वेसल है, जैसे शिप होते हैं बड़े बड़े जिसमें डीजल पेट्रोल यूज़ होता है, या फिर एक बोट है नॉन मैकेनाइज्ड है। अब इसका पूरा एक सेंट्रल डेटाबेस रखा जाएगा एज पर दिस बिल। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब भी आप कार खरीदते हैं या फिर 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर,
उस केस में होता ये है कि रजिस्ट्रेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है, इंश्योरेंस, पोल्यूशन जो होता है, पोल्यूशन जैसे आपको कराना होता है किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल का, फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए स्कूटर है, उसका पोल्यूशन होना ज़रूरी होता है, रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको आरसी कहा जाता है। उसी तरीके से अब बिल्कुल एक सेंट्रल डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रखा जाएगा एज पर दिस बिल, ये प्रावधान भी दिया हुआ है। ऑल्सो जितने भी नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स हैं will also have to be enrolled at the district लेवल पर, या तो तालुक लेवल पर, या पंचायत लेवल पर, या जो ग्राम लेवल होता है जिसको विलेज लेवल भी कहा जाता है, गांव का लेवल। अब नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स बेसिकली आपकी बोट होती हैं जिनमें इंजन नहीं लगा हुआ है, जिनमें रो कर पानी को पीछे की तरफ धकेल कर आगे बढ़ा जाता है, ये नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स हैं। मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स में प्रोपेलर सिस्टम होता है, इंजन होता है, जो कि आप शिप देखते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह होता है, तो वो मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल है, उसमें प्रोपेलर लगा होता है जो कि मैकेनिकली चलता है। ऑल्सो इनलैंड वाटर्स की डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है एज पर दिस बिल बाय इंक्लूडिंग टाइडल वाटर लिमिट, और नेशनल वाटरवेज को भी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर हुआ था, उसको भी जोड़ दिया गया है इन दिस बिल इन दी इनलैंड वाटर्स कैटेगरी। अब इनलैंड वाटर देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है बिकॉज सरकार भी चाहती है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनलैंड वाटर्स का इस्तेमाल हो, और डेफिनेशन को और बढ़ा दिया गया है बाय इंक्लूडिंग नेशनल वाटरवेज एंड टाइडल वाटर लिमिट। ना तो क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? रूट्स के ऊपर भी और ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, रूट्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, बट रोडवेज पर जब बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन है, या जो बड़ा शिपमेंट आप समझ सकते हैं, या फिर कोई बहुत ही हैवी लोडेड व्हीकल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे डिसएडवांटेजेस होते हैं यूजिंग रोडवेज, और एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे इनलैंड वाटरवेज के। बिकॉज इनलैंड वाटरवेज में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो नॉर्मल सिविलियन ट्रैफिक फ्लो है वो ख़राब नहीं होता, प्लस पोल्यूशन जैसा जो बहुत बड़ा एक कारण है वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं एज फार एज इनलैंड वाटर्स आर कंसर्न। प्लस बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव पड़ता है रोडवेज के थ्रू एक पर्टिकुलर पार्ट, या फिर जैसे मान लीजिए कोई भी लोड है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिप करना, बट इनलैंड वाटरवेज में ये कंपैरेटिवली चीपर होता है। अब चीप अगर रेट्स होंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा, तो इसलिए सरकार इनलैंड वाटरवेज का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा मैकेनिज्म है इसको सेटअप करने के लिए इस बिल को लाई। इट ऑल्सो डील्स विद पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, जिसमें इनलैंड वेसल्स में पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स होंगे। इसमें काफ़ी ऐसे कंट्रोल मेजर्स हैं, जैसे सिमिलरली इनलैंड वेसल्स जो होंगी, जैसे आप स्कूटी या फिर स्कूटर या फिर बाइक का पोल्यूशन होता है टाइम टू टाइम, उसी तरीके से इन वेसल्स का भी पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन चेक होगा बेसिकली, और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो रखे जाएंगे। इसमें ऐसे भी प्रावधान हैं कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो केमिकल्स है, सब्सटेंसेज हैं, वो डायरेक्टली इनलैंड वेसल में जो क्रू है वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते इन दी वाटर बॉडी। बस प्रावधान इसी चीज़ का दिया गया है कि जो नॉर्मल या बहुत कम अमाउंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं, और वो पोल्यूटेंट्स भी बायोडिग्रेडेबल, जिसमें जो क्रू हैं या फिर जो क्रू मेंबर्स हैं, या जो भी इनलैंड वेसल के ऊपर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो जैसे कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, उस केस में जो भी उस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं बेसिकली, अगर वो इनलैंड वेसल पर रहते हैं जो पूरा क्रू है, उसी केस में जो नॉर्मल आप कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसी को पंप इन द रिवर करने की या वाटर बॉडी करने की इजाज़त है, और जो पोल्यूटेंट्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन पोल्यूशन कंट्रोल मेजर भी हमें देखने को मिलता है। This bill also directs the central government to designate a list of chemicals, substances, etc. कि कौन कौन से पोल्यूटेंट कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर आप दो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर देख सकते हैं। पहला, अगर रोडवेज को सेकंड प्रायोरिटी देकर या थर्ड प्रायोरिटी देकर इनलैंड वेज को अगर हम चूज करते हैं, इनलैंड वाटरवेज को, तो पोल्यूशन तो वैसे भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी, एक्सपेंसिव भी कम होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर बॉडीज़ में भी एक अलग डेजिग्नेटेड लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस, कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, कौन से फर्स्ट ग्रेड पोल्यूटेंट, सेकंड ग्रेड पोल्यूटेंट, थर्ड ग्रेड पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जैसे प्रावधान दिए हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है बाय दी एज पर दी फीचर्स ऑफ द बिल। अगर हम बात करें इनलैंड वाटरवेज की, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज ये हो जाता है दैट इंडिया में ऑलमोस्ट
14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मोर देन 14,000 आप समझ सकते हैं, 14 से 15,000 किलोमीटर अगर आपको एक राउंड ऑफ फिगर याद रखना है तो, विच कंप्राइजेज ऑफ रिवर्स, जिसमें रिवर्स, नदी, कैनाल, बैक वाटर्स, क्रीक्स एटसेट्रा जैसे वाटरवेज आते हैं। अगर नेशनल वाटरवेज एक्ट जो कि 2016 में आया था, उसमें नेशनल वाटरवेज यानी कि NWs ऑलमोस्ट इंडिया में 111 डिक्लेयर किए गए थे। तो ये आपको फैक्ट जरूर याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। 111 वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है नेशनल वाटरवे 1, जो कि गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, जो कि प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है। अब सोचिए, अगर प्रयागराज से जो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, सपोज कीजिए पॉइंट A इज़ एट प्रयागराज, और पॉइंट B अगर हल्दिया में है, और 1620 किलोमीटर जितनी बड़ी रेंज पे अगर हम इस इनलैंड वाटरवे का फ़ायदा उठा सकें, तो कितना ज़्यादा बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सकता है। पोल्यूशन कम होते हुए भी ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सकती है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इनलैंड वाटरवेज आर वेरी हेल्पफुल एज कम्पेयर टू रोडवेज, जहाँ पर पोल्यूशन भी ज़्यादा है और एक्सपेंसिव जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। Now the Inland Waterways Authority of India, that is known as the IWAI, is implementing the जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, जिसको कि JMVP भी कहा जाता है, फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑन दी हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच ऑफ गंगा, जो कि ऑलमोस्ट आपका, आप देखिए कि जो हल्दिया और वाराणसी वाला जो स्ट्रेच है, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल वाटरवे 1 विद द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जैसे बड़े बड़े जो रोड्स हैं वहाँ पर नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, उसी तरीके से हाईवेज पर नेविगेशन सिस्टम होते हैं। आप देखिए ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट, पूरा जो सिस्टम है इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि नेविगेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, एक्सीडेंट्स को कम से कम किया जा सके। उसी तरीके से कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन द टर्म्स ऑफ नेविगेशन हमें देखने को मिलता है इवन इन द नेशनल वाटरवे 1 बाय इम्प्लीमेंटिंग द जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट डन बाय द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि केवल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, जहाँ पर एयरप्लेन्स कौन सी फ्लाइट कब टेक ऑफ करेगी, कौन सा उसका मार्ग होगा, उसका कौन सा नेविगेशन चैनल होगा, जैसे वाटरवेज में भी ऐसी ही चीज़ आएगी जैसे एयरवेज में या फिर रोडवेज में होता है। तो काफ़ी एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एक नई टेक्निक आपको देखने को मिल रही है। अगर यूटिलाइजेशन की बात करें, अबाउट 55 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो इज बेसिकली द लोड कैरिड बाय द इनलैंड वेसल और एनी वाटर वेसल is being moved annually by inland water transport, a fuel efficient and environment friendly mode। तो आप सोच सकते हैं 55 मिलियन टन्स, ये किलोग्राम नहीं है, ये टन्स है, तो कितना बड़े अमाउंट में जो कार्गो है उसको एनुअली मूव किया जा रहा है वाया इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हाउएवर फ्री ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटरवेज इज हाईली अंडर यूटिलाइज्ड इन द कंट्री एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम बात करें नॉर्डिक नेशंस की, या अगर हम बात करते हैं यूरोप की, यूरोप में वाटरवे सिस्टम इतने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है, एंड इन दी नॉर्डिक कंट्रीज जो कि काफ़ी डेवलप्ड हैं। उसी तरीके से अगर हम अपने देश भारत में भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, तो बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का। ऑल्सो इट्स ऑपरेशन आर करंटली रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्ट्रेचेज, जिसमें गंगा भागीरथी हुगली रिवर्स आ जाती हैं, ब्रह्मपुत्र आ जाता है, बराक नदी आ जाती है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, गोवा की कुछ नदियाँ आ जाती हैं, केरला के बैकवाटर्स आ जाते हैं, इनलैंड वाटर्स ऑफ मुंबई एंड डेल्टिक रीजन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। ऑल्सो बिसाइड दीज ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स, जिनमें कि शिप आती हैं, फेरीज आती हैं, कंट्री बोट्स जो हैं of various capacities also operate in various rivers and canals, and substantial quantum of cargo and passengers are transported in this unorganized sector as well। तो अगर इस बिल के आने की वजह से कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी और सिविलियंस के लिए भी एक बहुत ही अच्छा चेंज देखने को मिल सकता है। अगर हम इंडिया में बात करें
जो IWT है यानी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ द पोटेंशियल कि वो जितना भी आप देखिए कई बार रेलवेज और रोडवेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन और कंजेस्टेड होते हैं। नॉट इवन रेलवेज, अगर हम बात करें रोडवेज की, कई बार इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स, कंजेस्टेड रोडवेज होते हैं, ओवरबर्डन रोडवेज होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही रोड से बहुत बड़ा जो ट्रक है वो ट्रांसपोर्ट कर ले जा रहा है गुड्स को, उसी समय पर फिर सिविलियंस भी जा रहे हैं उसी रोड से, जो कि कंजेस्टेड बना देता है और ओवरबर्डनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि रोड अगर बन भी जाता है, हाईवे बन भी जाता है, तो वियर और टियर होने लगता है, या फिर एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, या फिर ट्रैफिक जैम जैसी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजियस जो कि टाइम और ह्यूमन एफर्ट पर चीज़ें पड़ती हैं वो दोनों ही देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को खड़ा कर दें, जो कि है अभी, लेकिन उसको और अच्छे से सिस्टम को, मैकेनिज्म को और स्ट्रीमलाइन कर दें, जो कि ये बिल करेगा, तो जितना भी ओवरबर्डनिंग है रेलवेज पर, रोडवेज पर, वो बहुत ही कम हो जाएगा। इन एडिशन टू कार्गो मूवमेंट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक कन्वीनियंट फंक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें कैरेज ऑफ व्हीकल्स, जिसको कि रोरो मोड भी कहा जाता है, रोल ऑन रोल ऑफ मोड ऑफ क्रॉस फेरी एंड टूरिज्म ऑल्सो। नो दिस इज द डायग्राम दैट यू नीड टू सी। यहाँ पर आप मैप में, आपको मैपिंग का पार्ट जरूर पता होना चाहिए, स्पेशली नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो टॉप 6 हैं, टॉप 6 भी नहीं तो आपको टॉप 3 पता होने चाहिए। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं। ये बिल जो है ये अभी चर्चा में रहा है, इसीलिए मैपिंग में नदियों का या फिर ये लोकेशंस जो हैं, ये साइट जो हैं जहाँ से स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें नेशनल वाटरवे 1 की, जिसको गंगा रिवर पे बनाया गया है, तो ये हल्दिया से लेकर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज तक है। 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर्स है। इसमें यूपी का भी पार्ट कवर है, बिहार का भी, झारखंड का भी और वेस्ट बंगाल का भी। अब अगर पहले के बिल जो कि 1970 का जो कानून था, 17 का जो कानून था, 1917 का जो कानून था इनलैंड वाटरवेज को लेकर, अगर उसके तहत यूपी में अगर एक वेसल जा रही है तो यूपी में उन्हें पहले अपने सर्टिफिकेशंस को दिखाना होगा, चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, वेरीफाई होगा। उसके बाद जब वो यूपी से बिहार के बॉर्डर की तरफ जाएंगे और यूपी से जस्ट निकलने ही वाले होंगे, बिहार की तरफ जा रहा होगा इनलैंड वेसल, फिर यूपी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन करवाना होगा। अब जो वेसल है उसको कितना समय लगेगा, फिर जब वो बिहार में जाएंगे, बिहार में उनको फिर से डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराने पड़ेंगे। जब बिहार से झारखंड की तरफ निकलेंगे, बॉर्डर पर होंगे, फिर बिहार सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उनको वापस उनसे एनओसी साइन करवाना होगा। अब हर एक स्टेट में जा रहे हैं, उतना ज़्यादा एनओसी साइन करवाएंगे, इतना ज़्यादा समय लगेगा। अब जब नया बिल आएगा उसकी वजह से सारे लॉज एक ही कैप्सूल में आप कह सकते हैं समा जाते हैं, जिसमें स्टेट केवल इम्प्लीमेंटेशन करेगा और सेंटर की तरफ से अथॉराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बार बार एनओसी दिखाना, समय जो है इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अब यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जाना है तो बहुत ईजिली स्ट्रीमलाइन तरीके से जाना है। बस पहले वेसल को रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा, जहाँ पर जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रखेगी अपने पास ऐसा डेटाबेस, और अब बहुत ही ईजी हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे बढ़ेगा। अगर हम नेशनल वाटरवेज 2 की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से लेके सदिया तक है, ये 891 किलोमीटर है। इसमें भी आप देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, असम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। इसी तरीके से ईस्ट, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की ही बात करते हैं तो नेशनल वाटरवेज 6 भी है, जो कि बराक नदी पर है, जो कि लखीपुर से भंगा तक है। ये भी बेसिकली ये 121 किलोमीटर का होगा, और इसमें असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा कवर है। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप ये दे सकता हूँ कि आप नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है उसको डेफिनेटली याद रखिए, बिकॉज ये मैपिंग में जो है पूछा जा सकता है। और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा टू अंडरस्टैंड, बिकॉज स्टेट्स एक साथ हैं, और इसमें नॉर्थ नेशनल वाटरवेज 2 और नेशनल वाटरवेज 6 दोनों ही आते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए, दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 3 की, तो ये है वेस्ट कोस्ट कैनाल, जो कि कोलम से लेकर कोटापुरम तक है। ये केरला में ही है, केरला के बैकवाटर्स में आप देख सकते हैं। ऑल्सो अगर नेशनल वाटरवे 4 की बात करें तो ये गोदावरी कृष्णा कैनाल तक है, जो कि काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक है। ये 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसमें स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आंध्र प्रदेश आ जाता है, उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है वो भी आ जाती है।
अगर बात करी जाए नेशनल वाटरवेज 5 की, तो ब्रह्मणी डेल्टा कैनाल बेसिकली ओडिशा वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है, इसमें 588 किलोमीटर लंबा ये वाटरवे है। अब अगर इन सभी वाटरवेज को यूटिलाइज कर दिया जाए तो एक ऐसा चैनल फॉर्म हो सकता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही स्ट्रीमलाइन और इजी हो जाएगी। Now the steps that have been taken are that the waterways will also be linked to the eastern and western corridors, जिसको कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कहा जाता है। और जो सागरमाला प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, विच एम्स टू प्रमोट पोर्ट लेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, उसके द्वारा भी लिंक किया जा सकता है दी वाटरवेज को। फर्दर द प्रोविजन ऑफ इंडो बांग्लादेश, जिसको कि सोनामुरा और दौड़कंडी, एंड ऑल्सो इंडो म्यांमार पोर्टल protocol, which is also known as the Kaladan, permitting transshipment of goods through Bangladesh and Myanmar waters, which in many cases are a continuum of India's inland waterways. तो कहीं ना कहीं नॉट जस्ट दी इनलैंड वाटरवेज की वजह से केवल और केवल बिजनेस जो है वो इंडिया के बाउंड्री के अंदर नहीं, बल्कि एक आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्टेप के रूप में ही जियोपॉलिटिक्स में भी इसका एक रोल बन सकता है, enabling quicker shipments and deeper market penetration in India's northeast. So this was the diagram that I showed you earlier. अगर हम बात करें टोटल स्टेट्स कितनी कवर हुई हैं एज पर दी नेशनल वाटरवेज आर कंसर्न, तो आप 15 लगा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। देखिए अभी ये बन रहे हैं, ये प्रोसेस में है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है कि आज हो गया अब आगे नहीं होंगे। बिकॉज सरकार भी चाह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, बिकॉज पोल्यूशन एक बहुत ही जटिल समस्या है, और उसमें भी रोडवेज का कंजेस्टेड होना और ओवरबर्डन होना रेलवेज का, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको कि सरकार और केंद्र सरकार जो है वो चाह रही है कि ये ठीक हो जल्द से जल्द। अब बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपसे स्टेट पीसीएस में ज़्यादातर पूछ लिया जा सकता है। यूपीएससी में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में 2 पूछे गए हैं, लेकिन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आने के क्वेश्चन के चांसेस कम है, बट वी स्टिल नेवर नो कि कब क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अगर बात करें अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, IWAI की, तो ये एग्जिस्टेंस में आया था 27 अक्टूबर 1986 में, जिससे कि इनलैंड वाटरवेज जो हैं उनकी शिपिंग में, नेविगेशन में, डेवलपमेंट में, रेगुलेशन में मदद की जा सके। इट प्राइमरली अंडरटेक्स प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ IWT, जिसको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, और नेशनल वाटरवेज थ्रू ग्रांट्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग प्रोवाइड करती है उसके द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें नेशनल वाटरवे 1 आ सकता है, प्लस जो IWA का हेडक्वार्टर है वो भी नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Now, before I move further for the Tribunal Reforms Bill, here's a small announcement for all of you that Unacademy is launching new batches from 17 November 2021. The batches will be targeting UPSC 2022 and 2023 examination. ये सभी बैचेस हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी कराई जाएगी। Use the code ARPITA10 to get 10% discount in these batches. ARPITA10 to start your Learner's Journey 2022 batch as well as Learner's Journey 2023 batch. अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के बारे में। क्वाजी का बेसिकली मतलब होता है एज इफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ही हैं, एज इफ यानी कि क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनका काम होता है कि स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, डिस्प्यूट से रिलेटेड, उनको वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके। इनका मेन जो काम है जुडिशरी में, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में, वो काम बहुत स्पेसिफिक होता है। दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक एडजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, डिटरमाइनिंग राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लेना, किसी लिए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को रिव्यू करना, एंड सो फोर्थ। द ऑब्जेक्टिव मे बी टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ द जुडिशरी। देखिए इसका जो मेन जो फंक्शनिंग है, यू कैन सी कि
जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो हमारा जुडिशरी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड का प्रेशर है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। इसलिए जितने भी केसेस हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ में डील करते हैं, जैसे कि आपका हो गया फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, सेंसर बोर्ड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाता है, या एनजीटी है जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उस तरीके के जो जहाँ पर ऐसे केस आते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो इन केसेस को सॉल्व करने के लिए, इन डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए और केस लोड को कम करने के लिए जुडिशरी पर ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था। यानी कि ट्रिब्यूनल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है। फर्दर बात आती है कि बिल्स जो है, ये जो बिल है 2021 में, जो अभी हाल ही में अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक में आया है, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस। देखिए, पहले जो बिल बनाने के लिए अगर आप बैकग्राउंड को समझेंगे तो सरकार ने डेटा को एनालाइज करा कि जो ट्रिब्यूनल्स हमने बनाए हैं जिससे कि फास्टर जस्टिस डिलीवरी हो सके, न्याय जो है वो लोगों को जल्दी जल्दी मिल सके, डिस्प्यूट जो है वो फास्टर तरीके से रिजॉल्व हो सके, स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर जो इतने ज़्यादा केसेस का ओवरलोड है वो हट सके। क्या वो हो रहा है? लेकिन डेटा में पता चला लास्ट 3 ईयर्स के डेटा में कि ऐसा नहीं हो रहा है, कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वेरियस सेक्टर में वो किसी भी तरीके से फास्टर जस्टिस डिलीवरी में काम नहीं कर रहे हैं। फर्दर काम तो वो कर ही नहीं रहे हैं, इनफैक्ट ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कंसिडरेबल एक्सपेंस यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा बना रहे हैं ऑन द एक्सचेकर, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ट्रिब्यूनल्स का बनाना, कि न्याय का जो प्रोसेस है, जस्टिस का जो डिलीवरी है वो फास्ट हो सके, वो भी नहीं हो रहा है, और इससे एक्सपेंसिव भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एक्सपेंसेस। Also, the Supreme Court of India has also deprecated the practice of tribunalization of justice and filing of appeals directly from the tribunals to the apex court in many of its judgments. इवन हम मद्रास केस जो देखेंगे इवन 2021 में, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना करा है इस तरीके से जो फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स जिस तरीके से हो रही है। अब बात आती है कि ट्रिब्यूनल्स इस तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहे। उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि स्पेसिफिक केसेस में, पर्टिकुलर केसेस में जल्दी जो है क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर दीजिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके देखिए सरकार के अलग रीज़न है, सुप्रीम कोर्ट का इसको डेप्रिसिएट करना और इस पर इशू अराइज करना उनका अलग एक पर्सपेक्टिव है। हम दोनों को ही समझेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। देयरफॉर फर्दर स्ट्रीमलाइन अगर हम कर देते हैं ट्रिब्यूनल्स की तो इसको नेसेसरी माना गया। देखिए इतना ज़्यादा खर्चा जो है एक्सचेकर पर जो हो रहा है, एक्सपेंस जो बढ़ रहा है, तो सरकार ने ये सोचा है कि जो फर्दर ट्रिब्यूनल्स हैं, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, एक ये ट्रिब्यूनल है और एक ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल T1 एंड ट्रिब्यूनल T2। हो सकता है कि ट्रिब्यूनल T1 और T2 के कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक्स हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी अलाइन होते हैं। तो इस केस में T1 का रिसोर्स अलग जाएगा, T2 के लिए अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि T1 प्लस T2 बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा ऑन दी एक्सचेकर। बट अगर T1 T2 को जोड़कर मर्ज कर अगर T3 फॉर्म कर दिया जाए तो सबसे ईजी बात ये होगी कि दोनों में थोड़ा थोड़ा जो स्पेसिफिक केसेस, सपोज कीजिए T1 जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस को डील कर रहा है, इन्वायरमेंट और फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ केसेस को, T2 में भी उसी तरीके के केसेस आते हैं। तो इस तरीके के सिमिलर जो केसेस हैं उनको अगर हम मर्ज कर देते हैं ऐसे ट्रिब्यूनल्स को, तो सबसे बड़ी बात है एक्सपेंस कम हो जाएगा ऑन दी एक्सचेकर एंड एट द सेम टाइम इससे स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस भी होगा। अब इसको और बैकग्राउंड को समझने के लिए देखिए ट्रिब्यूनल्स के रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स को मर्ज करना या अबॉलिश कर देना, ये आज या इस साल से स्टार्ट नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार जब 2014 में आई थी, मोदी गवर्नमेंट, उसके 1 साल बाद ही 2015 से ही ये जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो गई थी रेशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स की। इनफैक्ट फाइनेंस एक्ट 2017 में ये डायरेक्टली बात करी गई और अबॉलिश करे गए ट्रिब्यूनल्स जो कि थे टोटल 7। 2017 में एक्ट आने से पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको डेफिनेटली मेंस के लिए भी नोट करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखेंगे कि जो पहले ट्रिब्यूनल्स थे वो पहले थे 26 ट्रिब्यूनल्स, उनको हटाकर 19 ट्रिब्यूनल्स यानी कि 19 ट्रिब्यूनल्स कर दिया गया, यानी कि -7 हो गए। 7 जो ट्रिब्यूनल्स थे उनको या तो अबॉलिश कर दिया गया या किसी ना किसी तरीके से मर्ज कर दिया गया अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ
2017, यानी कि सरकार जब 2014 में आती है, बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट जब आती है, तो उसके ऑलमोस्ट 3 साल बाद ही ट्रिब्यूनल्स के अंदर इतना बड़ा हमें जो है चेंज देखने को मिला कि या तो अबॉलिश हो गया या तो मर्ज हो गया, और जो नंबर था वो 26 से 19 हो गया। अब इसके लिए रीज़न ये था कि पहली बात, जैसे मैंने आपको T1, T2 और T3 के एग्जाम्पल से समझाया कि एक्सपेंस को भी हटाना था, फर्दर प्रोसेस को भी जो है फास्टन अप करना था। द रीज़न दैट फॉलोड इन द फर्स्ट फेज वाज टू क्लोज डाउन द ट्रिब्यूनल्स जिनकी या तो नेसेसिटी नहीं थी या फिर उनको मर्ज करना ही ज़्यादा अच्छा रहता, जिससे कि फंक्शन और अच्छे से हो पाए। अब देखिए बात आती है कि 2017 के बाद 2021 में इशू कैसे अराइज हुआ। देखिए 2021 में फरवरी के मंथ में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल आता है, जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है 13 फरवरी 2021 में, इसी साल दूसरे महीने में। एंड इट वाज प्रपोज्ड टू अबॉलिश द मोर अथॉरिटीज एंड ट्रिब्यूनल्स एज वेल एज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म जिससे कि जो अपील है, जो फाइल है, वो आपकी जो अपील है उसे डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट में या तो कमर्शियल कोर्ट में। आपको ट्रिब्यूनल्स के आपको ट्रिब्यूनल्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी ऐसी अथॉरिटीज और ट्रिब्यूनल्स के केसेस थे, यानी कि सरकार चाह रही थी कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं कुछ और फर्दर ट्रिब्यूनल्स को हटाया जाए और उनके जो केसेस हैं वो डायरेक्टली जो अपील आप कर सकते हैं अपने केसेस की, उसको फाइल कर सकते हैं अपने डायरेक्टली अपील को इनडायरेक्टली इन दी हाई कोर्ट्स और दी कमर्शियल कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल्स को हटा ही दिया गया, ऐसा मानना था इस बिल का। बजट सेशन जो फरवरी में जो होता है उसमें इसको बिल को पास नहीं करा गया बिकॉज ऑफ द बजट सेशन, और प्रेसिडेंट ने ही प्रोमोलगेटेड द ऑर्डिनेंस While introducing the bill on August 2, 2021, अब यहाँ पर बात करी जा रही है केवल और केवल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल की। यहाँ पर रेशनलाइजेशन वाले बिल की बात नहीं हो रही जो फरवरी में था। जो फरवरी वाला जो बिल था उसको फर्दर विड्रू कर लिया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसकी देखिए कुछ की डिटेल्स हैं, ये आपको की डिटेल्स पता होनी चाहिए। द बिल प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स और द अथॉरिटीज अंडर वेरियस एक्ट्स। अब अगर आप इन एक्ट्स को स्टडी करेंगे, आपको डेप्थ में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इवन बाय द नेम यू कैन आइडेंटिफाई। देखिए जैसे कॉपीराइट एक्ट्स 1957 का, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का, कस्टम्स एक्ट 1962 का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 का, पेटेंट्स एक्ट 1970 का, एंड ऑल्सो द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का। आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी स्पेसिफिक एक्ट्स हैं। ये एक्ट्स जस्टिस को लेकर नहीं है या विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ही ये जो एक्ट्स हैं बनाए गए हैं। ऑल्सो द ट्रिब्यूनल्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट 2001, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002 विल ऑल्सो बी वाउंड अप अंडर दिस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021, जो अगस्त के महीने में जो पहला हफ्ता है जो कि चर्चा में रहा। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं इनसे रिलेटेड, इन एक्ट से रिलेटेड, अब वो सारे जो है वो ट्रिब्यूनल से अथॉरिटीज के पास जाने से पहले ही ट्रांसफर हो जाएंगे हाई कोर्ट में या फिर कमर्शियल कोर्ट में। ऑल्सो द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द यूनिफॉर्म टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन, की जो चेयरपर्सन होंगे, जो वेरियस मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स में, उनका क्या सर्विस का टर्म होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए उनकी सर्विस की फर्दर। अब देखिए ये तो बात है कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल्स में अभी तक कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। 2015-2017 का फाइनेंस एक्ट में क्या हुआ, फरवरी में के महीने में बिल को विड्रॉ कर लिया गया बजट सेशन के दौरान, और अभी फर्दर ये जो बिल आया है अगस्त के फर्स्ट वीक में, हम इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं ये तो फर्दर आपका पार्ट हो जाता है करंट अफेयर्स का। लेकिन आपको जो याद चीज़ रखनी है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो ये है कि आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू दी ट्रिब्यूनल्स। सो बेसिकली ट्रिब्यूनल्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। असल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950s में जो था हमारे पास, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं करा गया था ट्रिब्यूनल्स का। Until and unless 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है, इस एक्ट के बाद इसके अंदर प्रावधान है, हमारे संविधान में ट्रिब्यूनल्स को लेकर प्रावधान आए। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 323A। इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में एड्रेस होते हैं।
जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट उठाएंगे तो उसमें आर्टिकल 323 में ए वाला जो प्रोविजन है वहाँ पर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में लिखा हुआ है। 323 बी में लिखा हुआ है डील्स विद ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। और आर्टिकल 262 में बात करी गई है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ रोल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन adjudicating conflicts surrounding interstate rivers that arise among the state and regional governments, जिससे एनजीटी भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको ये सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है, वहां पर आपको मैच द फॉलोइंग के तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्रोविजंस पता होने जो भी चीज करंट अफेयर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इश्यूज रेज करे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला इशू ये रेज किया कि जब ऑर्डिनेंस देकर व्हेन प्रेसिडेंट प्रोग्यूमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनेंस इन द मंथ ऑफ फरवरी, जिस बिल को विड्रॉ कर लिया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि पहले फरवरी वाला बिल है, जो कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल्स रेशनलाइजेशन वाला बिल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो आपने डिस्कशन ही नहीं करा पूरे बिल के ऊपर प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए था। बजट सेशन में उसे बहुत जल्दबाजी उसमें दिखाई। ऑल्सो द गवर्नमेंट इनफैक्ट नाउ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल जो है 2021 वाला, जो अगस्त वाले महीने में पास जो देखने को मिला, उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई भी री इनेक्टमेंट नहीं करी है। वही पुराने प्रोविजंस को वापस लगा दिया गया है जिनको कि मद्रास बार एसोसिएशन केस 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। इस चीज़ को बोला जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव ओवरराइडिंग, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है उसको वापस री इनेक्ट कर सरकार के द्वारा लाना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला दैट देयर आर रिपीटेड वायलेशंस ऑफ आर ऑर्डर्स, कि जो सेंटर है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल फरवरी के महीने में आए हुए जो बिल है, जो रेशनलाइजेशन ट्रिब्यूनल्स का जो बिल है, उसके ऊपर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि सरकार की इस बात पर, इस बिहेवियर पर भी सवाल उठाए कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो ट्रिब्यूनल्स की जो डायरेक्शन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको ट्रिब्यूनल्स को इस तरीके से चलाना चाहिए, जो डायरेक्शन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में भी देते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, सरकार ने उनका पूरी तरीके से फॉलोअप नहीं किया और रिपीटेड तरीके से ऐसा नहीं किया गया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, काफी रिपीटेड वायलेशन हुए सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स और डायरेक्शंस का। ऑल्सो द प्रोविजंस इन द ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ सर्विस और ट्रिब्यूनल मेंबर्स का टेन्योर, यानी कि उनका कितने दिन उन्हें काम करना है, द चेयरपर्सन्स वर स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक और इशू है। The Tribunal Reforms Act 2021 bars appointments to tribunals of person below 50 years of age, as I told you, और इसमें कहीं ना कहीं लेंथ और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है उसको अंडरमाइन किया जाता है। जो सबसे बड़ा इशू सुप्रीम कोर्ट ने रेस किया है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, और ये सबसे बड़ा इशू है, जो परेशानी, जो मेन चीज़ है वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, ट्रिब्यूनल्स में जो डिस्प्यूट पूरा हो रहा है वो ये है कि ट्रिब्यूनल्स में बहुत ज़्यादा खाली वैकेंसीज हैं। देयर आर वेकेंट पोजीशंस इन ट्रिब्यूनल्स। ऑलमोस्ट इंडिया के जो 16 ट्रिब्यूनल्स हैं, इंक्लूडिंग एनजीटी और एएफएटी यानी कि आर्म्ड फोर्सेज एपेलेट ट्रिब्यूनल, और डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जैसे बड़े बड़े ट्रिब्यूनल जो हैं, वहाँ पर क्रिपलिंग वैकेंसीज हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 1 या 2 सीट खाली हैं, या फिर अगर 10 लोगों की जो है वहाँ पर वर्कफोर्स होनी चाहिए तो वहाँ पर 8 हैं लेकिन 2 नहीं है। इवन थिंक टैंक्स ने यह बताया है कि अगर हम देखें, जो सरकारी डेटा नहीं है, जो थिंक टैंक्स के द्वारा दिया हुआ डेटा है एंड बाय सर्टेन प्राइवेट जर्नलिस्ट्स, वो ये कहते हैं कि इस तरीके के जो ट्रिब्यूनल्स है उनमें ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40% ही वैकेंसीज जो हैं वो भरी हुई हैं। वहाँ पर जो लोग हैं काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स काम कर रहे हैं। इवन चेयरपर्सन की जो पोजीशन है वो भी कई जगह पर अच्छे से काम नहीं है, कर रही है, और खाली भी हैं, वैकेंसीज वहाँ पर भी हैं। यानी कि जहाँ पर 10 लोग काम करने चाहिए वहाँ पर 10 में से केवल और केवल 4 लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स का जस्टिस देना या न्याय देना, वो भी जल्दी से जल्द। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है वेकेंट पोजिशंस का। Existence of large number of vacancies of members and chairpersons also has caused the delayed cause in filing them up, resulted in the weakening of the tribunals. अब देखिए, अगर ट्रिब्यूनल्स का मेन काम है हर चीज़ को जल्द से जल्द करना, जस्टिस की डिलीवरी जल्द से जल्द करना, जल्द से जल्द कब हो सकती है? जब प्रॉपर वहाँ पर मेंबर्स हों। मेंबर्स कब होंगे? जब वैकेंट पोजीशंस नहीं होंगी।
फर्दर वेकेंट पोजीशंस का होना, सुप्रीम कोर्ट ने तो इशू रेज किया है, लेकिन इसका एक जो इशू है वो ये भी है कि एक्सचेकर पर ट्रिब्यूनल्स वैसे ही इतने भारी हैं, यानी कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है ट्रिब्यूनल्स। फर्दर अगर वैकेंसीज को भी पूरी तरीके से भर दिया जाता है, वैकेंसीज वेकेंट पोजीशंस को हटा दी जाता है, एम्प्लॉयमेंट जो है कर दी जाती है, जो सैलरीज होंगी फिर उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो ये बहुत ही अफेयर जो है बहुत ही ट्रिकी लेवल पर जा चुका है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अलग इश्यूज हैं, सुप्रीम कोर्ट का मानना अलग है जो कि सही है, और सरकार जो है वो एक्सपेंसेस को देखकर, एक्सचेकर को देखकर, इस पूरी सिचुएशन को समझकर जस्टिस की डिलीवरी को भी समझना है सरकार को कि जस्टिस की डिलीवरी भी जल्दी से जल्द होनी चाहिए। सरकार को ये भी देखना है कि ये चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बजट को भी पूरे तरीके से जो है मेंटेन करना है। तो ये बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों ही इसके पार्ट हैं। ऑल्सो इट इज़ वेरी detrimental टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज जो केसेस ट्रिब्यूनल्स में नहीं हैं वो केसेस जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे, या जैसे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया जाता है या एबॉलिश कर दिया जाता है, जो केस बचेंगे, जो पेंडिंग केस होंगे वो हाई कोर्ट से कमर्शियल सिविल कोर्ट्स में जाएंगे, और वहाँ पर पहले से ही इतना ज़्यादा वर्कलोड है। फर्दर वहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। अब ऐसे केस में अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है और डिसीजन भी बिल्कुल सही होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तो प्रोसेस लंबा होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशू। अब इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए जो FCAT है यानी कि फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं सेंसर बोर्ड से रिलेटेड, उनके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, आर्ट और सिनेमा को लेकर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अब अगर इसी तरीके के केसेस को हमने हाई कोर्ट में या फिर किसी कमर्शियल सिविल कोर्ट में जो है भेज दिया, तो वहाँ पर जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। फर्दर द डिसोल्यूशन ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूनल्स लाइक द FCAT एंड द एपेलेट बॉडीज, द ट्रांसफर ऑफ देयर फंक्शंस टू हाई कोर्ट, इससे ज़्यादा से ज़्यादा तो वर्कलोड बढ़ जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, और स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो डिसीजन है वो प्रॉपर तरीके से आएगा। ऑल्सो इसके बारे में फर्दर अगर हम बात करें रिफॉर्म्स बिल के बारे में समरी के रूप में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडीज़ है। द बिल सीक्स टू डिसॉल्व सर्टेन एपेलेट बॉडीज़, या उनके फंक्शंस को दूसरे कोर्ट्स में या जुडिशियल बॉडीज़ लाइक हाई कोर्ट और कमर्शियल सिविल कोर्ट में भेज दिए जाएंगे। उनका जो फंक्शन है, जो ट्रांसफरेंस हो जाएगा पावर का। फॉर एग्जाम्पल कि जो FCAT है उसको हाई कोर्ट एड्रेस करेगा। ऑल्सो द मर्जिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉडीज़, देखिए फाइनेंस एक्ट 2017 में मैं आपको बता चुका हूँ दैट इट हैज़ मर्ज्ड ट्रिब्यूनल्स, ऑलमोस्ट अराउंड 60 ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया गया था, 60 ट्रिब्यूनल्स को हटा दिया गया था, 26 से 19 ट्रिब्यूनल्स हो गए थे। जैसे कि कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसको कि CAT भी बोला जाता है, उसको मर्ज कर दिया गया नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के साथ, बिकॉज सर्टेन डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म जो था जिसको फॉलो किया जा रहा था कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल में, वो सेम चीज़ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी थी, तो उनको फर्दर मर्ज कर दिया गया। यानी कि कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल अब नहीं है, अब नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल जैसे रिलेटेड केसेस को भी हैंडल करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है SC यानी कि सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़। अब देखिए जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स है ट्रिब्यूनल के, उनको सरकार, केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। अब स्टेट लेवल पर ये अलग होंगे। States will have their separate search cum selection committees with the Chief Justice of the High Court of that concerned state as well as the chairman with a casting vote. तो आपको याद रखना है, कई बार आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो हैं, ये एज पर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 जो कि अगस्त के महीने में चर्चा में रहा, क्या इसमें स्टेट और सेंटर के लेवल पर दोनों तरीके से सर्च कम सिलेक्शन कमेटी सेम होंगी? आंसर है नहीं, स्टेट की अलग होंगी, सेंटर के लेवल पर अलग होंगी। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी और टर्म ऑफ ऑफिस की, तो ये भी आपको क्लॉज याद रखना है कि जो बिल है एज पर द बिल, नॉट एज पर द एक्ट, एज पर द बिल इट प्रोवाइड्स फॉर अ 4-year टर्म ऑफ ऑफिस, 4 साल का कार्यकाल है, सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट। अगर 70 साल आपकी उम्र हो जाती है, 70 ईयर्स हो जाता है चेयरपर्सन की उम्र, या 67 ईयर्स हो जाती है फॉर द मेंबर्स, ये इनकी जो है एज के बारे में क्राइटेरिया दिया हुआ है। ऑल्सो इट स्पेसिफाइज कि कम से कम मिनिमम एज जो है इट इज़ 50 ईयर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन और अ मेंबर। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर रिमूवल करना है तो रिमूवल जो होगा इट विल बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द SC यानी कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी
बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। SC जो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हटा नहीं सकती डायरेक्टली, हटाया जाएगा, रिमूवल किया जाएगा ट्रिब्यूनल मेंबर्स का ओनली बाय केंद्र सरकार। सो दिस वाज ऑल फॉर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। आपको इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, कौन से आर्टिकल्स हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो है वो एक ऐसे लेवल पर है जहां पर सुप्रीम कोर्ट अलग इश्यूज उठाते हैं ट्रिब्यूनल को लेकर और सरकार के अलग अपना मानना है, इसको भी आपको समझना होगा पूरी चीज़ को। बिकॉज जस्टिस से रिलेटेड और जुडिशियल जितने भी हमारी जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो केसेस हैं उससे रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है जो GS पेपर 2 में मेंस में भी पूछा जा सकता है आपसे, प्लस इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी सवाल इसका आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है। दिस वाज